आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सेम थर्ड का पेपर है कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटा के लक्षण और उसके फंक्शन, उस बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसके अंदर आपने ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा वगैरह के बारे में जानकारी दी। अब उसके अगली कक्षाओं में आप कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ रहे हो सेम थर्ड के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक है फाइलम कोऑर्डिनेटा, उसके कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, कोऑर्डिनेटा का मतलब होता है, अगर इसको क्लासिफाई करेंगे तो दो चीज़ों में विभक्त होगा, एक तो कॉर्ड एंड एक एटा। कॉर्ड मीन्स होता है स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स एटा मीन्स रखना एंड कॉर्ड मीन्स स्ट्रिंग, मतलब एक रस्सी के समान संरचना होती है। जिन जीवों के अंदर पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इनके अंदर कुछ मुख्य लक्षण होते हैं कोऑर्डिनेट जीवों के अंतर्गत। ये कुछ 5-7 लक्षण लिखे हुए हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, कौन से जीवों को विभेदन के आधार पर अपन ने कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत रखा है। तो पहला लक्षण है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, अर्थात जिनके अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित होगी उन जीवों को अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स, और जिनमें अनुपस्थित होगी उनको नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक जिनमें उपस्थित होगी उनको बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स, और जिनमें अनुपस्थित होगी उनको नॉन कोऑर्डिनेट बोलेंगे। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो एंडोडर्म की कोशिकाओं से होती है, और ये एक प्रकार का एंडोस्केलेटन का कार्य करती है। और इसका मुख्य कार्य भी होता है अवलंबन प्रदान करना, सहारा प्रदान करना, और ये जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य उपस्थित होती है। और जिनमें अनुपस्थित होती है उनको अपन इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी कहते हैं या नॉन कोऑर्डिनेट कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 90% जीव है वो सामान्यतः अकशेरुक होते हैं, और तथा 5 से लेकर 10% जीव है वो कशेरुकी होते हैं। जिसके अंतर्गत कोऑर्डिनेट्स में जो सबसे बड़ा और सबसे विशाल संघ है वो है संघ ड्यूटेरोस्टोमा। और वर्तमान में पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले सर्वाधिक जीवित जंतु जो है, जातियां हैं, वो है पिसीज। जैसा कि आप सबको जानकारी है, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल उपस्थित है, तो जल में फिशेस वगैरह और ये आती है, तो पिसीज वर्ग के अंदर मछलियां वगैरह ये सम्मिलित की गई है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जीव जंतुओं का जो वर्ग है वो है पिसीज, और सबसे छोटा है वो है सरीसृप या रेप्टिलिया, जिसके अंदर लिजार्ड वगैरह, छिपकली वगैरह आती है। और इन प्राथमिक लक्षणों के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, एक रज्जुनुमा संरचना होती है जो कि डोर्सल पार्ट में या कि पृष्ठ सतह पर उपस्थित होती है, ठीक है। और ये जीव में आगे से लेके पीछे तक, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक किसी जीव में प्रेजेंट होती है, क्या? नोटोकॉर्ड। तथा जो इसकी जो अवस्था होती है, इसमें यह जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे की तरफ तथा आहार नाल के ऊपर, एलिमेंट्री कैनाल के और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बीच में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। जैसे कि आपने बताया, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिन जीवों में उपस्थित होगी वो कहाँ होगी? सीएनएस और एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के बीच में। और जो भ्रूणीय परिवर्तन के समय यह डोर्सल सरफेस पे आहार नाल की एंडोडर्म की कोशिकाओं से विकसित होती है, और ये एंडोडर्म ही आगे जाके इनका एक एंडोस्केलेटन बनाती है या अंतःकंकाल बनाती है, जो तंत्रिका तंत्र और पेशियों को सहारा प्रदान करता है। और संरचनात्मक रूप से ये धानुयुक्त होती है, जैसे वहां पे लिख रखा है वैक्यूलेटेड होती है, हिंदी में इसको धानुयुक्त कहते हैं। और ये वैक्यूलेटेड संरचनाएं जो होती है वो नोटोकॉर्ड की कोशिकाओं की बनी होती है, जो इनमें 2 लेयर पाई जाती है। जो इनर होगी वो इलास्टिक होगी, और जो बाहर होगी वो तंतुमय संयोजिक उत्तक की होगी। मतलब आंतरिक भाग इनका लचीला होगा और बाहरी तंतुमय संयोजिक उत्तक का इनके ऊपर आवरण पाया जाता है नोटोकॉर्ड के ऊपर। और नोटोकॉर्ड सामान्यतः जो प्रोटोकॉर्डेट्स है उनके अंदर पाए जाते हैं। जो प्रोटोकॉर्ड जीव है उनके अंदर सामान्यतः नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। और अधिकांश जो वयस्क कशेरुकी जीव है उनमें नोटोकॉर्ड जो है परिवर्तित होकर वर्टिब्रल कॉलम में या कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है, जो वर्तमान में हायर एनिमल्स बोलते हैं। जिन लोअर एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित होगी, जबकि हायर एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम में प्रतिस्थापित हो जाएगी या उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि इनके ऊपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है बीनीथ द नर्व कॉर्ड, और इसका जो ओरिजिन है वो कैसा होगा? मीजोडर्मल होगा। ओरिजिनल कैसा होगा? मीजोडर्मल होगा, ठीक है जी। एंड देन आफ्टर वो सर्व करती है एज ए सपोर्ट एंड इंटीग्रल स्केलेटन, और इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर वो रिप्लेस हो जाती है इन वर्टिब्रल कॉलम। अब सेकंड अपन देख रहे हैं कि दूसरा लक्षण है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर सीनेस, मतलब खोखली पृष्ठी तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। केंद्रीय तंत्रिका रज्जु होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको बोलेंगे डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, जिसकी उत्पत्ति होती है एंडोडर्म से, और यह
आगे जाके अंतुलित होती है, ऐसे एक न्यूरल प्लेट की कोशिकाएं होती है जो अंदर की तरफ ऐसे वलित होकर न्यूरल प्लेट बनाती है, न्यूरल प्लेट आगे जाके न्यूरल कैनाल में परिवर्तित होता है, जिसका अग्रभाग तो है जो आपका मस्तिष्क बनाता है और पश्च भाग बनाता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो वर्टिब्रेट में ये स्पेशलाइज एंटीरियर पार्ट होती है जो ब्रेन डेवलप करती है, जो पोस्ट पार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। अगला है तीसरा विशिष्ट लक्षण जो प्रोटोफाइलम कॉर्डेटा के अंदर पाया जाता है, उसको बोलते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट। प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट, हिंदी में कहेंगे गसनी क्लोम दरारों की उपस्थिति। जिन जीवों में गसनी क्लोम दरारें उपस्थित होगी उनको अपन कॉर्डेटा के अंतर्गत रखेंगे। ये कुछ लक्षण पाए जाते हैं जिसमें डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है और फेरिंजियल गिल स्लिट है। इसके अंदर कुछ नहीं होता, प्राथमिक रूप से इसके अंदर से जल है जो फेरिंक्स या ग्रसनी से होकर बाहर निकलता है और उसी के द्वारा गिल्स के द्वारा वो रेस्पिरेशन या शोषण करते हैं। जबकि जो लोअर एनिमल्स है, कॉर्डेट्स है, जिनको अपन प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं, उनके अंदर ये लोअर एक्वेटिक वर्टिब्रेट जैसा फिशेस वगैरह के अंदर होता है, जबकि जो हायर वर्टिब्रेट्स है उनमें मॉडिफाइड होकर ये परिवर्तित हो जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन में या फुसफुसीय शोषण में। तो आपने देखा किस प्रकार फेरिंजियल गिल स्लिट और ये वर्टिब्रल में मॉडिफाइड होकर पल्मोनरी रेस्पिरेशन जैसे उच्च कशेरुकी जीवों के अंतर्गत शोषण जो होता है वो सामान्य फुसफुस के द्वारा या लंग्स के द्वारा आता है, जबकि जलीय जीवों के अंदर आपको ग्रिसली क्रोम दरारें उपस्थित होती है जीवन की किसी न किसी अवस्था में। ये तीन लक्षण हो गए। अगला लक्षण है एक पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर, भ्रूणीय अवस्था के अंदर इनके अंतर्गत एक पूंछ पाई जाती है पीछे की तरफ, जैसे बंदर वगैरह जीवों में, गाय वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। वो भी कॉर्डेट्स जीव हैं, हायर कॉर्डेट्स है, उनमें वर्टिबल क्लोम पाई जाती है और जिनमें प्रेजेंट होगी उनको और किसी में रिड्यूस हो जाती है एडल्ट्स के अंतर्गत और कुछ जीवों में होती है। अगला है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का पाया जाता है और जो ब्लड फ्लो करता है वो फॉरवर्ड वेंट्रली एंड बैकवर्ड डोर्सली करता है। कहने का तात्पर्य है वेंट्रल को बोलते हैं अधर और डोर्सल को बोलते हैं पृष्ठ। जो पृष्ठ भाग में रक्त का परिसंचरण होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, पीछे की तरफ होगा, जबकि जो अधर भाग में रक्त का परिसंचरण होगा वो आगे की तरफ होगा। ये इसकी विशेषता है और इनके अंदर जो पाया जाने वाला सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये आपने कुछ 4-5 लक्षण पढ़े जिस आधार पर अपन ने जीवों को बांटा है। ये सबसे पहला अपन ने डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पढ़ी, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के बाद में अपने नोटोकॉर्ड पढ़ी, उसके बाद में अपने फेरिंजियल गिल स्लिट पढ़ी, उसके बाद में अपन ने पोस्ट एनल टेल पढ़ी और अपन ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ा कि इनमें बंद प्रकार का पाया जाता है एंड विच इज फॉरवर्ड वेंट्रली एंड बैकवर्ड डोर्सली। और इनके अंदर कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी, सीएनएस जो होगा वो सॉलिड होगा, दूसरा वेंट्रली प्रेजेंट होगा, इनमें जो हार्ट होगा वो डोर्सल सरफेस के ऊपर होगा, वेस्कुलर सिस्टम ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है और मोस्टली जो नॉन कोऑर्डिनेट्स है उसमें देयर इज नो टेल पाई जाती है, उनके अंदर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट नहीं होगी। दूसरा इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, पर जो वो हीमोग्लोबिन होता है वह रक्त में प्लाज्मा में घुला रहता है, वो डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में, जबकि कोऑर्डिनेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी किसी न किसी अवस्था में, चाहे वो भ्रूणीय अवस्था में हो चाहे वयस्क अवस्था में हो। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट सम स्टेज एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ऑलवेज हॉडो एंड मिड डोर्सल। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो मौजूद होगा वो खोखले रज्जु के रूप में होगा और हमेशा मिड डोर्सल सरफेस पे होगा। जैसा कि आपको पता है वर्टिब्रेट्स के अंदर पीछे की तरफ अपने वर्टिबल कॉलम पाई जाती है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड निकलते हैं, तंत्रिका रज्जु निकलते हैं, आगे की तरफ ब्रेन होता है, पीछे की तरफ उससे न्यूरॉन्स निकलते हैं जो थ्रू आउट द बॉडी या पूरे शरीर में आगे से आगे तंत्रिकाओं का जाल होता है। दूसरा इनके अंदर जो हृदय होगा कॉर्डेट्स के वो वेंट्रल भाग में होगा, ना कि डोर्सल सरफेस पे, मिचमिच आगे की तरफ होगा और वो एक पेरिकार्डियल कैविटी के द्वारा क्लोज होता है। जो कॉर्डेट्स के अंदर जो हृदय उपस्थित होता है वो पेरिकार्डियम कैविटी या पेरिकार्डियम गुहा के द्वारा चारों तरफ से आवरण पाया जाता है जिसके द्वारा वो कवर्ड होता है कॉर्डेट्स के अंदर। और इनके अंदर पोस्ट एनल टेल्स किसी न किसी अवस्था में प्रेजेंट होगी। दूसरा इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा वो हमेशा आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होगा। हीमोग्लोबिन हमेशा रक्त कणिकाओं रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल के ऊपर उपस्थित होता है। तो ये अपन ने कुछ लक्षण पढ़े इनके जो भ्रूणीय अवस्था से लेके वयस्क अवस्था तक होते हैं, जिनमें अपन ने नोटोकॉर्ड की उपस्थिति बताई। जो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है जो भ्रूणीय अवस्था में ये एंडोडर्म से विकसित होती है उसमें अंतर्मन का बताया, पहले न्यूरल प्लेट का विकास होगा, न्यूरल प्लेट आगे जाके न्यूरल क्लेन में कैनाल में परिवर्तित हो जाएगी जिसका अग्रभाग मस्तिष्क बना रहा है और
पश्च भाग बना रहा है स्पाइनल कॉर्ड या तंत्रिका रज्जु। और सभी कॉर्डेट के जीवन में किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी-क्लोम द्वारा अवस्था उपस्थित होगी। ग्रसनी-क्लोम द्वारा कुछ नहीं होती, ग्रसनी या फेरिंक्स के अंदर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, उनकी संख्या अलग-अलग जीवों में अलग-अलग हो सकती है और छिद्रों के आधार पर उसमें से पानी जाता है और उसके द्वारा उनमें शोषण होता है। जैसे फिशेस वगैरह के अंतर्गत अपन ने देखा, जो लोअर एक्वेटिक एनिमल है या जो प्रोटोकॉर्डेट है उनके अंदर ये उपस्थित होता है। एक तरफ मुख होता है, उसके पीछे आहारनाल होता है और ग्रसनी की दीवार के अंदर युग्म में दोनों तरफ छिद्र पाए जाते हैं। युग्म में मतलब पेड़ के अंदर, उनके अंदर क्लोम स्लिट या गिल स्लिट्स पाए जाते हैं और इस रचनाओं का जो निर्माण होता है वो भ्रूणीय अवस्था में एंडोडर्म के द्वारा होता है और वो अंदर की तरफ धस के एंडोडर्म का फ्यूजन हो जाता है। और जो प्रोटोकॉर्डेट है, लोअर एक्वेटिक एनिमल्स है जिनमें गिल स्लिट जीवन पर्यंत क्रियाशील रहती है, जबकि जो हायर कॉर्डेट्स है उनमें वो वर्टिकल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है और अदृश्य हो जाती है और मुख्य रूप से उनके अंदर शोषणी संरचनाओं का विकास हो जाता है, जबकि लोअर कॉर्डेट्स के अंदर गिल स्लिट पाई जाती है, जबकि उनके अंदर लंग्स पाए जाते हैं। ये कुछ मुख्य अंतर है जिनमें ऊपर की तरफ नर्व कॉर्ड, बीच में नोटोकॉर्ड और नीचे की तरफ एक तरफ मुख और एक तरफ टेल पाई जाती है। इनको फर्दर आगे अपन ने 2-4 भागों में विभेदित कर रखा है। कॉर्डेट्स को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं एक्रेनिएटा और एक को बोला जाता है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा को आप इस प्रकार से कोटी या कपाल भी कह सकते हैं हिंदी के अंतर्गत, जिसको स्कल भी बोल सकते हैं, और कपाल को अपन क्रेनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेनियम। तो जिनमें क्रेनियम उपस्थित होगा उसको क्या बोलेंगे? करोटी बोल सकते हैं या कपाल बोल सकते हैं, और एक स्कल को कोटी बोल सकते हैं। ये करोटी है, कपाल। स्कल को बोलेंगे कपाल एंड क्रेनियम को बोलेंगे करोटी। तो ये जीवों के अंदर उपस्थित होती है। इन कॉर्डेट्स को फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है एक्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा के अंतर्गत। जो एक्रेनिएटा है उनको प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं। ए मतलब अब्सेंट ऑफ क्रेनियम, जिसके अंतर्गत क्रेनियम अब्सेंट होगी उनको क्या बोलेंगे? एक्रेनिएटा जीव या प्रोटोकॉर्डेट्स। और लोअर कॉर्डेट्स, इनको आगे कुछ 3 भागों में सब विभाजित किया गया है, जिनको हेमिकॉर्डेट, वीरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट कहते हैं। कॉर्डेटा में 2 भागों में बांटा गया। एक को बोला गया एक्रेनिएटा और दूसरे को बोला गया क्रेनिएटा। जो एक्रेनिएटा जीव है उनको आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक हेमिकॉर्डेटा, एक यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। आपके सिलेबस के अंदर 3 उदाहरण है। हेमिकॉर्डेटा का उदाहरण आपको दे रखा है वेलेनोग्लोसस, जो आपके प्रैक्टिकल के अंतर्गत भी है। उसके बाद यूरोकॉर्डेटा के अंदर आपको दे रखा है हर्डमानिया एंड सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर आपको दे रखा है एम्फिऑक्सिस। तो ये 3 एग्जांपल आपके कॉर्डेट्स के अंदर आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। और क्रेनिएटा को यूकॉर्डेटा भी बोलते हैं, जिसके अंदर हायर कॉर्डेट्स आते हैं, उनको आगे सब विभाजित किया गया है सब फाइलन वर्टिब्रेटा के अंदर। तो वर्टिब्रेटा को अंदर क्रेनिएटा को विभाजित किया गया है, उसे आगे 2 भागों में बांटा गया है। उसका डिवीजन 2 प्रकार से होता है। एक को बोला गया एग्नेथा और दूसरे को बोला गया है नेथोस्टोमेटा। इसमें जी साइलेंट होता है। नेथोस्टोमेटा एंड एग्नेथा। हालांकि इनको हेमिकॉर्डेटा को एलिगोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनोकेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ट्यूनिक का आउटर लेयरिंग पाई जाती है। इनको फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है, जिसको एंटेरोप्यूस्टा एंड टेरोब्रैंकिया बोलते हैं। और यूरोकॉर्डेट्स को आगे सब विभाजित किया गया है एसिडिएसिया और थैलेसिया में, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा को लार्वेसिया और लेप्टेकार्डी में विभाजित किया गया है। इनके लक्षणों के आधार पर कॉर्डेटा में लगभग 50,000 के समथिंग जीवित जातियां सम्मिलित की गई है, जिनको 4 भागों में बांटा गया है, हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट तथा ट्यूनोकेटा। ट्यूनोकेटा का मतलब होता है शीर्ष रहित व अविखंडित। ट्यूनोकेटा का मतलब होता है शीर्ष रहित व अविखंडित। और सिफेलोकॉर्डेट में जो शीर्ष रहित किंतु विखंडित, तो ये 2 इनके अंतर्गत है, उस आधार पर इनको विभक्त किया गया। और वर्टिब्रेटा के अंदर शीर्ष युक्त और विखंडित देह पाया जाता है, तो इस आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। एक क्रेनिया, क्रेनिया का मतलब क्या होता है? शीर्ष रहित, अर्थात हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट इसके अंतर्गत आएंगे। एंड क्रेनिएटा शीर्ष युक्त के अंदर वर्टिब्रा आएगा। तो इनको
हायर और लोअर कोऑर्डिनेट में निम्न व उच्च कोऑर्डिनेटा संघ में वर्गीकृत किया गया है और उनका प्रकार क्या है? सीड्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इनमें उद्विकासीय अवस्था में फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर इनको उच्च स्तर से निम्न स्तर पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। इनके अंदर कुछ अंतर होते हैं। जो एक ऋणक जीव है वो सामान्यतः आकार में छोटे होते हैं, वह समुद्री होते हैं। ज्यादातर जो जीव पाए जाते हैं ना वो समुद्री जीव होते हैं। इनके अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। चूंकि ये निम्न कोऑर्डिनेट है, लोअर कोऑर्डिनेट है, एक ऋणक है, तो समुद्र में पाए जाने वाला जीव है तो आकार में छोटे होंगे। दूसरा, इनके अंतर्गत नोटोकॉर्ड उपस्थित होगी और इनका जो संरचनात्मक स्तर होता है वो लो लेवल का या निम्न स्तर का पाया जाता है। इनमें बाह्य कंकाल सुस्पष्टित होता है और अनुपस्थित हो सकता है। बाह्य कंकाल अनुपस्थित हो सकता है। इनको अपन कपाल व करोटी इनके अंतर्गत विभेदित नहीं होती है। एक ऋणिटा के अंतर्गत इनमें वास्तविक जबड़े भी अनुपस्थित होते हैं। इनमें ग्रसनी क्लोम दरारें स्थायी रूप से रहती है। जलीय जीवों में श्वसन के लिए ग्रसनी क्लोम दरारें स्थायी रूप से उपस्थित होती है और इनमें एंडोस्टाइल नामक एक म्यूकस का स्त्रावण करती है जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर एक खासियत और होती है कि जो इनका जो हृदय होता है एक ऋणिटा का, प्रोटोकॉर्बेट का या निम्न कोऑर्डिनेट्स का, उनके अंदर चैम्बर नहीं पाए जाते हैं या कक्ष नहीं उपस्थित होती, जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर कक्ष उपस्थित होते हैं जो 2, 3, 4 या अलग अलग प्रकार से हो सकता है। दूसरा, इनके अंदर एक ऋणिटा के अंदर आरबीसी उपस्थित होती है। कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपने देखा इनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है और इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं और इनमें एक जोड़ी संवेदनांग उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। जबकि हायर कोऑर्डिनेट्स क्रेनिएटा के अंतर्गत देखेंगे तो ये बड़े आकार के जंतु है। इनको जल, थल, स्थल, वायु तीनों जगह पाए जाते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड मोस्टली अनुपस्थित होती है और वो वर्टिबल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है जी। और ये संरचनात्मक रूप से इनका स्तर जो उच्च प्रकार का होता है, इनका कोशिकीय संगठन स्तर ना होकर अंगतंत्र प्रकार का पाया जाता है। बाह्य कंकाल पाया जाता है और इनमें एक सुविकसित शीर्ष पाया जाता है। शीर्ष के आधार पर इनको क्रेनिएटा और एक क्रेनिएटा के अंदर विभाजित किया गया है। दूसरा, इनके अंदर जैसे आगे सब डिवाइड किया गया है एग्नेथा नेथोस्टोमेटा, वो डिपेंड करता है जबड़े के ऊपर, तो इनके अंदर वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं इन वर्टिब्रेट्स के अंदर या हायर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। इनमें ग्लसनी क्लोम दरारें कुछ में उपस्थित होगी और कुछ में अनुपस्थित होगी और हृदय इनका कक्षों के अंदर या 2, 3, 4 कक्षों के अंदर उपस्थित होता है, जबकि एक ऋणिटा के अंदर उपस्थित नहीं होता। दूसरा, आरबीसी इनके अंदर प्रेजेंट होती है हायर एनिमल्स में। इनमें आरबीसी प्रेजेंट ना होकर प्लाज्मा के अंदर घुली रहती है और इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है और 2 जोड़ी संवेदनांग पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से कुछ अंतर है जो अपन ने संघ कोऑर्डिनेटा के बारे में पढ़े और उसके विभाजन का आधार पढ़ा अपन ने फाइलम कोऑर्डिनेटा के कैरेक्टर से लगाकर। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। हम कल इनके बारे में आगे इनको किस प्रकार से विभाजित किया गया और प्रत्येक फाइलम का, वर्ग का, अलग अलग लक्षणों का और उनके कुछ उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे कि किस आधार पर इनको विभाजित किया गया है। तो अभी आज अपन ने कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानकारी ली, प्रोटोकोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स और यू कोऑर्डिनेट्स के अंदर इनको विभाजित किया। जो 4-5 लक्षण होते हैं, एक तो नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, ग्रसनी क्लोम दरार की उपस्थिति, परिसंध तंत्र खुला या बंद प्रकार का और पूंछ की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर बांटा गया है इनको। किसी का ओरिजिन एंडोडर्म से होता है, किसी का मेसोडर्म से होता है, किसी में ब्लड वेंट्रली उपस्थित वेंट्रली फॉरवर्ड और बैकवर्ड डोर्सली होता है, किसी में हृदय अधर में उपस्थित होता है, किसी में पश्च होता है। ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। ये इनका विभेदन का आधार है जिस आधार पर अपन ने बांटा है। तो ये 4-5 लक्षण जिसके अंदर मौजूद होंगे उनको अपन कोऑर्डिनेट कहेंगे और फिर कोऑर्डिनेटा को इन भागों में बांटा गया है 2 रूप से और आगे इनको 3 भागों में, एक ऋणिटा को और उनको वर्टिब्रेटा को 2 भागों में, विच इज नोन एज नेथा एंड एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे इनको कंटिन्यू करेंगे।